Students, today we are going to start our chapter. Name is Struggle Against the British Rule. आज हम इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो करेंगे. इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बाकी का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज हम शुरू करेंगे द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. 1857 का स्वतंत्रता संग्राम. The year 1857 was an eventful year in the history of India. भारत के इतिहास में ये जो सन है 1857 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है. It was in that year that the great armed uprising took place against the British rule in India. इस वर्ष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र मतलब जहाँ भारतीयों ने हथियार उठा लिए थे, ऐसा विद्रोह शुरू हुआ. It began on 10th May 1857 in Meerut with the revolt of Indian soldiers or Sipais as the British used to call them. तो ये जो मेरठ से 10 मई 1857 को मेरठ के से शुरू हुआ और इसे भारतीय सैनिकों ने किया था, जिन्हें कि जो ब्रिटिश शासक थे सिपाही कहते थे, उन्होंने इसको शुरू किया था. नेक्स्ट डे these soldiers marched to Delhi where they were joined by the soldiers stand at Delhi. तो जो सैनिक थे वो अगले दिन दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में उन्होंने जो और सैनिक थे वहाँ पर इकट्ठे हो गए और दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया. The city of Delhi fall into their hands and the Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was proclaimed the emperor of India. दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उन्होंने जो दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड को भारत का राजा घोषित कर दिया. प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषित करना और एम्परर मीन्स राजा. द अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल द हैड बीन ब्रूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नो ब्रोक आउट इनटू अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. जो असंतोष फैला हुआ था, ये जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय से एक असंतोष फैल रहा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता में, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अचानक से मतलब भड़क उठा. एक तरीके से उमड़ना या भड़कना जिसे हम कहेंगे हो गया. ब्रूइंग मीन्स भड़कना या उमड़ना. तो जो काफ़ी लंबे समय से जो दबा हुआ असंतोष था भारतीय जनता में, वो अचानक से भड़क उठा था. द स्ट्रगल विच हैड बिगिन विद द अपराइजिंग ऑफ सोल्जर्स सून स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. ये सैनिक विद्रोह से शुरू तो हुआ, लेकिन जल्द ही ये पूरे भारत में जंगल मतलब भारत के अधिकांश हिस्से में जंगल फायर की आग, वाइल्ड फायर मीन्स जंगल की आग की तरह फैल गया. ओके ओके तो जंगल की आग की तरह ये फैल गया. चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं. द स्ट्रगल ऑफ 1857 The struggle of 1857 The year was an eventful ये तो हो गया है आपका. नेक्स्ट पैरा पे हम. द स्ट्रगल ऑफ 1857 was by the far the most widespread challenge to the British rule in several aspect. जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो 1857 की जो घटना थी, वो अभी तक अंग्रेज़ों के खिलाफ जितनी भी घटनाएं या जितने भी विद्रोह हुए थे या आंदोलन हुए थे, उनमें सबसे बड़ी घटना थी. इन सेवरल बहुत सारे दृष्टिकोण से हम इसे देखें तो इट वाज अनप्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री. ये एक अभूतपूर्व घटना थी भारतीय इतिहास की. इट ब्रॉट टुगेदर सोल्जर ऑफ डिफरेंट रीजन एंड रूलर्स ऑफ चीफ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड प्रिंसिपैलिटी टू फाइट फॉर द कॉमन एम ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल. इसमें केवल भारतीय सरदार मतलब सैनिक ही नहीं थे, बल्कि इस घटना को में विभिन्न राज्यों के जो शासक थे वो
और समाज के कई वर्गों ने मिलकर, जैसे सोसाइटी के कई वर्ग थे, लैंडलॉर्ड, जमींदार थे, किसान थे, कलाकार थे, और इन सभी ने मिलकर के हिस्सा लिया। और ये जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, इनका एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी इकट्ठा हो गए थे। द वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर नेचर ऑफ द स्ट्रगल, सम कंसीडर इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन डिपेंडेंस। इसका ये जो संघर्ष था या जो ये आंदोलन था, ये काफ़ी व्यापक पैमाने पर फैला था और अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, इसीलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट, as mentioned earlier, the policy of imperialism pursued by the British created unrest among Indian ruler and chief। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं इसमें कि अंग्रेज़ों की एक नीति थी कि अपने राज्य को बढ़ाना है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के जो अनेक राजा वाजा थे उनको, इंडियन रूलर्स और चीफ को अपने राज्यों में मिलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश हैड एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विथ देम बाय साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस। उसे उन्होंने नाम दिया था एक सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, इसके तहत वो क्या करते थे कि अंग्रेजी शासक जो थे वो भारतीय शासकों के राज्यों को अपने में मिला लिया करते थे। बट दीज एग्रीमेंट कुड बी वायलेटेड बाय द ब्रिटिश एट देयर ओन विल। वो और उसे अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उस समय जो शर्तें या जो नियम तय होते थे उन्हें वो तोड़ मरोड़ देते थे अपनी इच्छा के अनुसार, और वही करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। इसके तहत उन्होंने सिंध, पंजाब एंड अवध वर अनेक्स बाय देम। इसके तहत उन्होंने कौन कौन से राज्यों को मिला लिया था अंग्रेजी शासन में? सिंध, पंजाब एंड अवध। द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय डलहौजी एडेड टू द डिसकंटेंट विच द अनेक्सेशन हैड ऑलरेडी कॉज्ड। इससे क्या हुआ कि जो इसके साथ साथ ही डलहौजी ने एक और पॉलिसी अपनाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे कहते हैं विलय नीति। विलय मीन्स किसी को मिला लेना। ये भी इसके कारण भी बहुत ज़्यादा असंतोष जो था, एक तो अनेक्सेशन पॉलिसी, दूसरा डॉक्ट्राइन लैप्स। इन्होंने जो दोनों पॉलिसीज थी जो अंग्रेजी सरकार की, इनके कारण जो भारतीय थे उनमें असंतोष पनपता जा रहा था। In 1854, Jhansi was annexed when Dalhousie refused to recognize the adopted son of the deceased Raja as his successor। ये लड़ाई तब ज़्यादा हो गई जब झांसी के राजा जिनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने एक एडॉप्ट किया था उनको, दामोदर राव को दत्तक पुत्र जिसे कहते हैं। तो डलहौजी ने उनको झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, विलय नीति के तहत कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपना शासन करने लगे। इससे क्या हुआ? अर्लियर इन 1851 व्हेन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड। इसी के साथ जब पेशवा 1851 में जब पेशवा बाजीराव की द्वितीय की मृत्यु हुई, हिज अडॉप्टेड सन नाना साहिब वाज रिफ्यूज द पेंशन दैट द पेशवा रिसीव। तो जब उनका जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, उनको भी पेंशन देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें भी गोद लिया गया था। Mughal emperor himself was told that the successor would not be regarded as emperor. These activity created unrest among the ruling families who had lost their power and put fear in others that a similar fate awaited them। इसका मतलब हुआ कि जिसी तरह से खुद मुग़ल बादशाह को भी कह दिया गया था कि उनके बाद उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे, जो सक्सेसर होंगे, उनको राजा नहीं माना जाएगा। और इन कार्रवाइयों से जो शासक परिवार थे, जो उस समय वहाँ के राजा थे, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और उन परिवारों में भय का माहौल फैल गया था। British also followed a policy of destroying the power of the noble and जमींदार्स whose territories were annexed by them। इसके अलावा जो उस समय सरदार और जमींदार थे, उनकी शक्तियों को भी धीरे धीरे अंग्रेजी शासन जो था वो नष्ट करने लगा था और उनके जो इलाके या उनके जो कब्जे वाले जगह थी उन पर भी खुद का कब्जा करने लग गए थे। अंडर द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, द ओल्ड लैंड ओनिंग फैमिली वर डिप्लेस्ड। और जो नया वो रेवेन्यू सिस्टम लाए थे, जो नई कर की, भू राजस्व कर की व्यवस्था की गई थी, उससे जो पुराने भूस्वामी थे, पुराने ऐसे परिवार थे जो भूमि के मालिक थे, उन पर अधिकार खत्म
कर दिया गया था। विद अनेक्सेशन ऑफ एनी स्टेट द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वाज abolished, throwing out of the employment all those person who had been part of the old administrative system। इसके अलावा जब पुरानी प्रशासन किसी भी राज्य पर जो कब्जा करते थे तो उसमें जो शासन व्यवस्था काम कर रही होती थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाता था और उससे जुड़े जो व्यक्ति थे वो क्या हो जाते थे, जैसे कोई एक एग्जांपल, जैसे कोई एक नौकरी कर रहा है और वो कंपनी कोई दूसरा वहाँ पर उसको टेक ओवर कर ले तो वो पुराने को जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं उनको हटा दिया जाए और नए एम्प्लॉयों को रखें अपनी इच्छानुसार। तो जो पुराने एम्प्लॉय थे जो वो थे कामगार थे, जो वो क्या हो गए, बेरोजगार होते चले गए उनकी इस पॉलिसी से। द अनेक्सेशन अफेक्टेड नॉट मियरली द रूलर्स बट थाउजेंड ऑफ अदर पीपल सच एज सोल्डर्स, क्राफ्टमैन एंड पीसेंट। इससे क्या हुआ, जो उनकी नई पॉलिसी थी उससे ना केवल वहाँ के राजा या शासक बल्कि वहाँ जो सैनिक होते थे, कारीगर होते थे, किसान होते थे, हजारों लोग उनकी इन सारी घटनाओं से प्रभावित हो रहे थे। प्लाइट ऑफ पीजेंट एंड आर्टिसियंस, अब क्या हुआ, किसानों और दस्तकारों की किस तरीके से वहाँ पर बेकदरी हुई या बर्बादी हुई वो भी देखेंगे। द कंडीशन The condition of peasant had come worse under the land revenue system introduced by the Britishers। अंग्रेजों द्वारा जो नई भूस्वामी व्यवस्था लागू की गई थी उससे जो भू राजस्व व्यवस्था जो लागू की गई थी उससे जो किसान थे वो पूरी तरीके से उनकी हालत जो है वो खराब होती चली जा रही थी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड जमींदार डिड नॉट लीड टू एनी इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पीसेंट। द डिमांड फॉर रेवेन्यू इन मोस्ट केसेस हैड इंक्रीज एडिंग द टू देयर माइसरी। इसके अलावा कई मामले राजस्व के ऐसे थे, जमींदारों को हटा दिया गया था, किसानों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, कोई सुधार नहीं किया जाता और कई मामलों में जो उन पर टैक्सेस लगाए जा रहे थे उनको बढ़ा दिया गया था, जिससे किसान जो थे और कष्ट उनको होता जा रहा था। द ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री वाज रूइंड विद द इनफ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड इन इंडिया। इसी के साथ साथ तो भारत में जो छोटे छोटे दस्तकार थे या जो पुराने छोटे छोटे उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, तो वो भी धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंचने लग गए क्योंकि इंग्लैंड में जो माल तैयार किया जाता था वो भारत में आने लग गया। द सफरिंग पीसेंट्री एंड आर्टिसियंस प्लंग देमसेल्फ इनटू द बैटल टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। और उससे क्या हुआ, जो ये पीड़ित किसान थे और जो कारीगर थे, दस्तकार थे, ये भी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इस आज़ादी की लड़ाई में जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, जो क्रांति, उसमें कूद पड़े थे। ओके, नेक्स्ट, फियर द लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। द ब्रिटिश पॉलिसी एंड एटीट्यूड हैड क्रिएटेड अ फियर अमंग द पीपल दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कल्चर एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि जो धर्म और जाति के लोगों को, भारतीयों को उनके धर्म और जाति के नष्ट होने का भी डर बैठ गया। अंग्रेज़ों की नीति और उनका जो व्यवहार था उससे लोगों में ये भय पैदा हो गया कि अंग्रेज उनके रीति रिवाजों और धर्म आदि को नष्ट कर देंगे और उनको ईसाई बनाना चाहेंगे। सम यूरोपियन मिशनरीज ओपनली डिजायर्ड हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड द कस्टम ऑफ द पीपल। इसके अलावा कुछ ईसाई धर्म प्रचारक हिंदू और इस्लाम धर्म की जो जनता की उनके पूरे जो उनके और जो रीति रिवाज थे हमारे, उनके खिलाफ निंदा या उनकी बुराइयां करते थे। सती हैड बीन अबॉलिश्ड। द ब्रिटिश ऑफन इग्नोर्ड कास्ट रूल्स, फॉर एग्जाम्पल इन द आर्मी, इन द प्रिजन एंड रेलवे कोचेस। इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन थे उन्होंने कुछ समाज सुधारक काम भी भारत में किए। किस तरीके से, जैसे कि कई मामलों में अंग्रेज जाति नियमों की उपेक्षा करते थे, जैसे जेल हो या सती सिस्टम जो था उसके भी निंदा करते थे। और उदाहरण के लिए जैसे सेना है या जेल है या रेल यात्राएं हैं, उनमें उनकी उपेक्षा की जाती थी। इसके अलावा The new educational institution, most of which started by Christian missionary, was looked upon with suspicion because some new trends were introduced by the British. They were not acceptable to the people. इसके अलावा जो नए जो शिक्षण संस्थान, जो एजुकेशन के लिए जो नई संस्थाएं बनाई जा रही थी, उनमें भी ईसाई धर्म प्रचारक को उनकी स्थापना कर रहे थे, जिससे उनको संदेह की नज़र से देखा जाता था
और उन लोगों को लगता था कि अंग्रेज यहाँ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कई बातें अंग्रेज़ों ने नई शुरू की थी, इसलिए लोगों को वो अच्छी नहीं लगी और अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो इस विद्रोह में भी शामिल हो गए थे। मैनी मौलवीज डिक्लेयर जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश। कई मुस्लिम मौलवियों ने इसको धर्म युद्ध का नारा दिया और जिहाद के नाम पर इस लड़ाई में कूद पड़े थे। द ब्रिटिश इग्नोर्ड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस। उन्होंने लोगों की धार्मिक अंग्रेजों ने भारतीयों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको नहीं समझा। देयरफॉर द फियर ऑफ लूजिंग वन रिलीजन ड्रोव द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके कारण जो भारतीयों को लगा कि उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस कारण भी वो इस आंदोलन में भड़कने का ये आंदोलन था। तो ये भी ये एक कारण बना उस आंदोलन के भड़कने का। अब ग्रीवेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। अब जो भारतीय सैनिकों की जो शिकायत थी, ग्रीवेंसेस मीन्स शिकायतें, तो भारतीय सैनिकों की जो शिकायतें थी वो क्या थी, देखिए। The rising discontent in the country was born to influence the Indian soldiers who from 7/8 of the British government troop in India. They felt injustice which the old ruling families in India has been suffering. जो ब्रिटिश शासन सरकार थी उनमें जो भारतीय फौज थी उसमें 7 से 8 भारतीय सैनिक हुआ करते थे, लेकिन फैलते हुए असंतोष के कारण इसका असर होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो अंग्रेजी खिलाफ के सैनिक शासन के खिलाफ जो असंतोष फैल रहा था, भारत के पुराने शासक परिवार जो थे, जो राजा थे, उन्होंने भी ये अनुभव किया कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार या अन्याय किया जा रहा है। इससे आम जनता जो थी हो गया। So the increase in misery which the common people had suffered affected the soldiers directly as they were an integral part of Indian society. जो भारतीय जनता थी, जो सैनिक थे, वो सीधे भारतीय जनता से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वो भी भारतीय समाज का एक हिस्सा ही थे। बिसाइड द इंडियन सोल्जर, भारतीय सिपाहियों के साथ साथ had their own specific grievances because of which they become the pioneers on struggle. जो भारतीय सैनिकों और सिपाहियों के साथ साथ कुछ खास शिकायतें भी थीं जिसके कारण वे विद्रोह के, भारतीय सैनिकों की जो शिकायतें थी, यही एक कारण था कि वो भी जो इस विद्रोह की उन्होंने अगुवाई की थी। Next para, there was no scope for the Indian soldiers to rise in the hierarchy of the army as the avenues for the promotions were close to them in the existing system. जो उस समय भारतीय जो अंग्रेज़ों की जो फौज थी उसमें जो भारतीय सैनिक जो काम करते थे उनको, मतलब भारतीय अंग्रेज़ों सिपाहियों को ज़्यादा वेटेज वरीयता दी जाती थी बनस्पत किसकी तुलना में, भारतीय सिपाहियों की तुलना में। तो ना ही भारतीय सिपाहियों को ऊंचे पदों पर बैठाया जाता था, ना ही उनके प्रमोशन पदोन्नति की जाती थी। उससे क्या होता था, द हाइट पोस्ट इन द आर्मी वाज रिजर्व फॉर द यूरोपियन ऑफिसर। जो ऊंचे पद थे वो केवल अंग्रेज अफसरों के लिए हुआ करते थे। देयर वाज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर। इसके साथ साथ जो तनख्वाह या वेतन होता था वो भी बहुत ज़्यादा अंतर था, अंग्रेज सैनिकों के बहुत ज़्यादा और भारतीय सैनिकों के कम हुआ करता था। द इंडियन सोल्जर वर ट्रीटेड द कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। तो जो भारतीय सैनिक थे वो जो थे लड़ाई खत्म होने पर भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त भत्ता भी नहीं, मतलब लड़ाई में जाने पर भारतीय सैनिकों को, मतलब जो अंग्रेज सिपाही थे वो भारतीय सैनिकों को हमेशा मतलब गिरी हुई दृष्टि से देखते थे। और लड़ाई में जाने के लिए भी जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें कोई दे वर गिवन इन एक्स्ट्रा ट्रीट अनाउंस बाय द दे वर सेंट द वार। जब उन्हें लड़ाई में भेजा जाता था भारतीय सैनिकों को तो अतिरिक्त भत्ता मिलता था।
और लड़ाई खत्म होने पर जो देयर वर गिवन इन हो गया, व्हेन अ वार वाज ओवर इन द टेरिटरी द हैड हेल्प्ड द कनक्योर वाज अनेक्स्ड। और जब लड़ाई खत्म हो जाया करती थी तो भारतीय सैनिकों को, और उस जगह पे जहाँ का युद्ध लगा वहाँ कब्जा हो जाता था, तो भारतीय सैनिकों का जो अनाउंस या भत्ते दिए जाते थे वो बंद कर दिए जाते थे। इसके अलावा व्हेन हो गया, एट द सेम टाइम द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन अ न्यू राइफल। उसी समय भारतीयों को एक नई बंदूक दी गई। देयर कार्टेज वर स्मेयर्ड विथ काउज एंड पिग्स फैट एट ग्रीसिस। उस पर जो एक नई राइफल दी गई, उसमें जो कारतूस थे जो उन पर सुअर और गाय की चर्बी लगाई जाती थी। सो दीज कार्टेज हैड टू बी बाइटन बिफोर लोडिंग। उनको मुंह से तोड़ना पड़ता था उन कारतूसों को, जो कि दांतों से काटना पड़ता था उसको लोड करने से पहले। सो दिस ऑफन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर। इस घटना ने भारतीयों की जो धार्मिक भावनाएं थी भारतीय सैनिकों की, उनको आहत कर दिया। द ऑफेंस caused by the religious sentiment aggravated their resentment and created an explosive situation। इससे क्या हुआ, जब ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो ये भी एक कारण बन गई उस समय की लड़ाई का। इट बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ द स्ट्रगल। द अपराइजिंग ऑफ द सोल्जर्स एट मेरठ हैज़ बीन स्पार्क्ड ऑफ इन 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने, इसीलिए जिन सैनिकों ने यहाँ पर जो जैसे वो जो सैनिक कारतूस नहीं मुंह से खोल रहे थे उनको सज़ा सुना दी गई। इससे जो मेरठ में एक घटना हुई 10 मई 1857 को, और इसने चिंगारी का काम किया। व्हेन द 1885 इंडियन सोल्जर्स वर कन्विक्टेड एंड सेंटेड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इससे क्या हुआ, 85 जो सैनिक थे उनको लंबी सज़ा सुना दी गई और उन्हें जेल में भेज दिया गया। और इस घटना ने बहुत ही आग में घी की तरह काम किया फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू द ग्रीस्ड कार्टेज इन बैरकपुर। मंगल पांडे रिफ्यूज टू लोडेड दीज कार्टेज। बैरकपुर नामक छावनी में भी एक मंगल पांडे नाम का सैनिक थे जिन्होंने इन कारतूसों को लोड करने से मना कर दिया। व्हेन फोर्स टू ओबे ऑर्डर टू अटैक 2 इंग्लिश ऑफिसर। जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने 2 इंग्लिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया। मंगल पांडे वॉज कैप्चर्ड एंड सेंटेड टू डेथ बाय हैंगिंग टू द बिगिन एट दिस पॉइंट। और तब मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, और वहीं से इस क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ये जो चर्बी लगे जो कारतूस थे, इस घटना, ये तत्कालिक कारण माना जाता है 1857 की रिवॉल्ट का, है ना। इमीडिएट कॉज यही था। और इसी घटना ने, मतलब असंतोष तो पहले से ही फैला चला आ रहा था अंग्रेजी शासन के खिलाफ, और इस घटना ने आग में घी का काम किया था। ओके, with the capture of Delhi by the rebel forces and the proclamation of Bahadur Shah as the Emperor of India। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। द स्ट्रगल स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया इन द कंट्री। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये जो आंदोलन था वो फैल गया। द मुगल एम्पायर हु हैड एक्चुअली बीन अ वीक रूल विद द लिटिल पावर सडनली बिकम द रियलाइंग पॉइंट ऑफ ऑल दोज हु वांटेड टू पुट एन एंड द फॉरेन रूल। क्रांति देश में फैल गई। मुगल शासक जिनकी कोई साख नहीं रह गई थी, वो अचानक एकता के चिन्ह या प्रतीक बनकर उभरे थे, जो विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। सो इवन दोज हु suddenly become the rallying point of all those who wanted to put an end foreign rule. Even in region where there was a large scale uprising, unrest prevailed, causing panic among the British. They were uprising the Assam, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Sindh, Rajasthan, Maharashtra, Hyderabad, Punjab and Bengal. At place the rebellion was localized and confined to army barracks and was easily suppressed. At some place the British had
disarmed the Indian soldiers as a precautions। कई जगह क्या हुआ, जैसे कि जिन क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर आंदोलन नहीं हुए वहाँ अशांति फैलने के कारण अंग्रेज जो थे वो काफ़ी घबरा गए थे। जैसे कि असम की बात करें, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद और पंजाब में भी फिर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इन आंदोलनों की शुरुआत स्थानीय या मतलब जो इनकी बैरक्स थी वहाँ तक ही नहीं रही, तो इनको वहाँ पर आसानी से अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, कुचल दिया था। कई जगह पर अंग्रेज़ों ने खतरे को टालने के लिए मतलब जो भारतीय सैनिक थे उनसे, ताकि वो विद्रोह ना कर दें, तो उनसे जो हथियार थे वहाँ पर छीन लिए थे। द एरिया वर द अपराइजिंग वॉज मोस्ट वाइड स्प्रेड वर दिल्ली। वो एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा जो ये फैला था, दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, द एरिया अराउंड इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एंड वेस्टर्न बिहार। जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये क्रांति फैली वो एरिया थे दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके, इस प्रकार आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में ये काफ़ी व्यापक पैमाने पर भयंकर रूप से ये आंदोलन फैल गया था। इन दीज रीजन्स लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल एंड द मोस्ट फ्यूरियस बैटल वर फॉट। इसके अलावा क्या हुआ, इन इलाकों में आम जनता ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये लड़ाई एक भयंकर लड़ाई बन गई थी। ठीक है। इन बिहार द रिबेल फोर्सेस कमांड बाय कुंवर सिंह फ्रीड पार्ट्स ऑफ बिहार एंड केम टू हेल्प द फ्रीडम। बिहार में आंदोलनकारियों का जो नेतृत्व था, जो वो किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। इसके अलावा फाइटर इन लखनऊ, in कानपुर, in Delhi the chief commander of the troops was बख्त खान। और दिल्ली में जो सैनिकों के इस टुकड़ी का जो नेतृत्व किया था वो बख्त खान ने किया था। इसके अलावा इन कानपुर नाना साहेब was proclaimed the पेशवा by the freedom fighters with अजीमुल्ला खान चीफ एडवाइज़र। और कानपुर में पेशवा नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया था, जो अजीमुल्ला खान उनके मुख्य सलाहकार बन गए थे। इसके अलावा नाना साहेब ट्रूप वर लेड बाय अ ब्रेव एंड एबल लीडर। नाना साहेब जो थे वो काफ़ी बहादुर थे और उन्होंने फिर वहाँ पर नेतृत्व किया एक योग्य नेता होने के नाते। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई वाज प्रोक्लेम्ड द रूलर एंड द लेड टू हर ट्रूप इनटू बैटल हेरियोकली। इसके अलावा जो झांसी थी वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया था और उन्होंने बहादुरी से अंग्रेज़ों का अपनी फ़ौज की अगुवाई की और वहाँ पर लड़ाई लड़ी। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फ्रीडम फाइटर वर ज्वाइंड बाय द सिख रेजिमेंट फ्रॉम लुधियाना एंड गोरखपुर एंड आजमगढ़ हैड टू इवैक्यूएटेड बाय द ब्रिटिश ट्रूप। इसके अलावा ब्रिटिश फौज ने गोरखपुर, आजमगढ़ से भी चली गई। ब्रिटिश और सिख रेजिमेंट ने वहाँ पे उत्तर प्रदेश में आंदोलन, जो सिख रेजिमेंट थी वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश जो था वहाँ पर आंदोलनकारियों से जाके मिल गई। तो फिर गोरखपुर और आजमगढ़ से जो ब्रिटिश सेना थी वहाँ से हट गई थी। इसके बाद अर्ली इन जुलाई बर्जिस कादिर the young son of Wajid Ali Shah was made the Nawab of Awadh under the regency of his mother Hazrat Mahal। इसके अलावा जुलाई में वाजिद अली शाह के बेटे बर्जिस कादर को अवध की गद्दी पर बिठाया गया और उनकी माँ हजरत महल उसकी तरफ से शासन कर रही थी क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटे थे। द फ्रीडम फाइटर्स लेड बाय मौलवीज अहमदुल्ला besieged the लखनऊ रेजिडेंसी इन द सीज लेटेस्ट फॉर सेवरल मंथ। तो क्या हुआ, मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में लखनऊ की रेसिडेंसी को घेर लिया गया और यहाँ कई महीनों तक घेरे रहे, है ना। अब आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपको किस तरीके से सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल, किस तरीके से इस आंदोलन को दबाया गया था और इस आंदोलन की असफलता के क्या कारण रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन बाय।